वेलकम टू सलमान एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हमने बात करनी है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपको क्लास 9 और 10 की फिजिक्स में मिलेंगे। और इनिशियली जो है बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि हम इन लॉज को पढ़ते क्यों हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आपको इन लॉ की एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगी, और प्लस इनकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन भी मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। तो प्लीज़ ज़रा इसको फोकस करना, तीनों लॉज मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखें, न्यूटन साहब ने जो पहला लॉ दिया उसके दो पार्ट हैं। पहले हम इस लॉ को पढ़ लेते हैं, फिर दोनों के पार्ट पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा कि एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमेशा अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखेगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक जगह पे पड़ा हुआ है ना वो हमेशा पड़ा रहेगा। या सेकंड कंडीशन क्या दी इन्होंने, या वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी ख़ास जगह पे पड़ा हुआ है ना हमेशा पड़ा ही रहेगा, हिलेगा नहीं। या अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, वो भी चेंज नहीं करेगा। वो पहली बात तो यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं कैसे, मैं वन बाय मैं आपको समझाता हूँ। देखें, एक बॉडी है वो यहाँ से मूव कर रही है और मूव करती जा रही है, ना इसकी स्पीड कम हो रही है ना इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें ना स्पीड कम हो ना स्पीड ज़्यादा हो। सही है, तो यहाँ पढ़ते हैं दोबारा। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी ये बॉडी एक जगह पे या तो पड़ी रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस अ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक कि इन पे कोई रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई ना हो। रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं? देखिए, एक बॉडी है, उस पर आप यहाँ से फोर्स लगाते हो 5 न्यूटन की, सही है, और यहाँ से एक बंदा एक और आता है वो भी सेम फोर्स लगाता है 5 न्यूटन की। क्या ये बॉडी मूव करेगी? कभी भी नहीं करेगी। क्यों? दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रही हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जब फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। तो 5 न्यूटन को कैंसिल कर देगी, तो रिजल्ट क्या बचा? रिजल्ट बचा ज़ीरो। तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? ज़ीरो। जब रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? कभी भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे इस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, दुनिया भर में किसी भी बॉडी को अगर मूव करना होता है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। आई बात जहन में? तो हम अब न्यूटन लॉ को हम दोबारा पढ़ेंगे इसको। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है हमेशा रेस्ट की कंडीशन में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई ना हो। आई बात जहन में? एक कमरा है, उसमें आपने एक चेयर को बंद कर दिया या एक टेबल को आपने रख दिया और इसको 10 साल के लिए बंद कर दिया आपने। 10 साल के बाद आके देखो टेबल अपने यहाँ पे मौजूद है। मुझे तो पहले ये बताओ कि टेबल पे कोई फोर्स अप्लाई हो रही थी? इस कमरे के अंदर हो रही थी। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नीचे की जानिब उसको खींच रही है, और रिएक्शन फोर्स जो कि इसको अपवर्ड उसको वापस धक्का दे रही है। तो एक्शन एंड रिएक्शन जो है दोनों अप एंड डाउनवर्ड हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये टेबल अपनी जगह से मूव करेगी ही नहीं। सही है। अब अगर आपने इसको अप या डाउन उसको मूव करवाना है तो आपको नीचे खड़े होकर इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर लगानी पड़ेगी, या ऊपर से कोई हैवी वेट ऊपर नीचे रखना पड़ेगा ताकि फोर्स थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाए किसी भी डायरेक्शन में, तो ये टेबल उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो जब तक किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई ना हो वो बॉडी रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म में रहेगी। अब यूनिफॉर्म मोशन ही क्या एग्जाम्पल है? स्पेस में आपने एक बॉल थ्रो की, वो हमेशा स्पेस के अंदर सीधी सीधी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, क़यामत तक वो चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि ना उसको नीचे खींचने वाला कोई है, ना उसको अपवर्ड खींचने वाला कोई है, ना उसको आगे धक्का देने वाला कोई है कि चलो तुम्हारी स्पीड बढ़ा देते हैं, ये ना उसको पीछे हवा की कोई रेजिस्टेंस वगैरह कोई तो चलो तुम्हारी हम स्पीड रोक देते हैं। सही है। उसके ऊपर किसी डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रही, तो वो हमेशा अपनी यूनिफॉर्म स्टेट को, यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखेगी। यूनिफॉर्म मोशन उसकी चलती रहेगी, ना स्पीड बढ़ेगी ना स्पीड कम होगी, और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती रहेगी। इसे हम कहेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सही है। ये चीज़ आपको हवाई जहाज़, जो आपका जहाज़ उड़ता है वहाँ पे उन्होंने अप्लाई करके दिखाई है कि देखें, जहाज़ को जब हवा में होता है तो नीचे उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। इतनी बड़ी बॉडी नीचे गिर जाना चाहिए क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगी, लेकिन पर इसके इस टाइप के बनाए जाते हैं, हवा जो आती है वो उसके परों को इस पर एक्ट करती है, इसको ऊपर धक्का देती है, ये पर इसको ऊपर मूव करवाते हैं। तो अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो जहाज़ जो है एक
लेवल पे रहता है। फिर पीछे इंजन चल रहा होता है, इंजन जो धक्का देके इसको आगे लेके जा रहा होता है। जब इंजन धक्का देके इसको आगे लेके जा रहा होता है तो हवा की रेजिस्टेंस को पीछे लगती है, धक्का देती है। लेकिन हवा की रेजिस्टेंस इतनी कम होती है, सपोज कर लेते हैं हम कि भाई पीछे जो इंजन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 100 न्यूटन की कर रहा है, तो इसके अपोजिट में जो हवा जो 5 न्यूटन की कर रही है फोर्स, तो 5 न्यूटन 100 में माइनस करोगे तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 95 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जहाज जो है 95 न्यूटन की वजह से आगे की जानी मूव करता रहेगा। सही है, ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें बताता है। अच्छा भाई, सेकंड लॉ हमें क्या बताता है? सेकंड लॉ के स्टेटमेंट में पढ़ोगे थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ तब समझ में आएगा। सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी है उस पर जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज होती है। अभी कोई बॉडी रेस्ट में है, आपने फोर्स अप्लाई की तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी, क्योंकि अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में। लेकिन जब आपने फोर्स अप्लाई की तो ये किसी न किसी वेलोसिटी से मूव करना इसने शुरू कर दिया, धक्का दिया, उसको आगे भागा। हो सकता है कि भाई इसकी फाइनल वेलोसिटी जो इसके 5 मीटर पर सेकेंड हो उसकी, तो वेलोसिटी में चेंज आया ना, तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है जब किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है मास के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब हुआ? मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये तो उल्टा होता है। क्या मतलब? देखिए, अगर मास ज़्यादा हो और आपने फोर्स अप्लाई की 5 न्यूटन की, मास कम हो, आपने फोर्स अप्लाई की 5 न्यूटन की, आपने फोर्स कांस्टेंट रखी है, एक में मास बड़ा है एक में मास छोटा है, एक्सेलरेशन इसमें भी प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन इसमें भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन चूंकि मास कम है तो एक्सेलरेशन इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे बिगर होगा। सही है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है स्मॉलर होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो जब मास को बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन कम होगा, जो मास को कम करो तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। सही है, और जो एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक्सेलरेशन और मास का जो ताल्लुक है, रिलेशन है, वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है, और एक्सेलरेशन और फोर्स का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब हुआ? अगर आप मास को कांस्टेंट रखो, मास को अब आप चेंज नहीं कर रहे, सही है, क्योंकि अब मास और फोर्स को आपने स्टडी करना है। फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, फोर्स कम करोगे तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। यानी अगर आप मास को कांस्टेंट रख दो, मास एक जैसा ही रख दो, आप मास को चेंज ना करो, तो फोर्स बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, फोर्स कम कर रहे हो तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है। सही है, तो आपने जब मास को कांस्टेंट रखा तो एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जब आपने जो है क्या नाम मास को वेरी किया तो एक्सेलरेशन और क्या नाम मास जो दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक हमें रिलेशन मिलता है जिसे हम कहते हैं F इज इक्वल टू एम ए। कंबाइन कैसे करते हैं? कंबाइन करने का तरीका ये होता है जो मैट्रिक की बुक्स में भी आपको दिखाया गया है कि भाई एक एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। सही है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। सही है, और जो है क्या ना ए को हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं जो कि के है, इसकी वैल्यू 1 होती है तो एफ एम हो गया। चूँकि 1 होती है इससे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो एम ए यहाँ पर चला गया, एफ इजिकल टू एम ए। तो ये हमें ये एक रिजल्टेंट मिल गया। इस चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है ऑफ ए कांस्टेंट मास द ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट, तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। सही है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट गिव्स द रिजल्टेंट फोर्स। मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो आपको रिजल्टेंट फोर्स दे रहा होता है। सही है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। यानी जब किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाती है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो कि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके जो है आपको फोर्स की क्वांटिटी बताता है।
बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। ये लॉ बड़ा मज़ेदार है। मैं अपनी क्लास में जब बच्चों को करवाता हूँ ना, इसको लाजमी है कि एक्सपेरिमेंट लाजमी करता हूँ। दो बच्चों के सामने खड़ा किया, मैं बोलता हूँ उसके मुंह पे थप्पड़ मारो। ये जब थप्पड़ मारते हैं दूसरे बच्चे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी उठा के थप्पड़ मार देता है। क्यों? जो एक्शन होगा भाई उसका रिएक्शन आएगा। सही है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कोई भी फोर्स का किसी बॉडी पे जो एक्शन होता है, कोई भी फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है, तो इसके जवाब में रिएक्शन आता है उस बॉडी के जानिब से। बोथ आर इक्वल होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। नॉर्मल लाइफ के अंदर इसको हमें कहाँ पे नज़र आता है? हमें सही है, इसको हमें नज़र आता है कि जनाब आपने एक बॉल ली, उसको उठा के दीवार पे मारा, आपकी फोर्स जो वो एक्शन है, और दीवार ने जो फोर्स उसके ऊपर लगाई है बॉल को, दैट इज रिएक्शन फोर्स। अब आप बोलो दीवार तो हिली नहीं, दीवार ने कोई फोर्स नहीं, दीवार ने बाबू फोर्स लगाई है तो वो बॉडी मूव करके आपकी तरफ आई है ना, क्योंकि आपने पहले लॉ में पढ़ लिया कि भाई कोई भी बॉडी विदाउट एनी फोर्स मूव नहीं कर सकती। तो वो बॉल तो आपने अपोजिट डायरेक्शन में फेंकी थी, फिर वो आपकी डायरेक्शन में क्यों आई है? क्योंकि उस पर किसी ने फोर्स लगाई है। तो इसका मतलब क्या? दीवार ने फोर्स लगाई है। फिजिक्स की रूल से दीवार कह रही है कि मैंने फोर्स लगाई है। तो इसका मतलब क्या? एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल। आप ज़ोर से बॉल मारोगे उतनी ही ज़ोर से बॉल आएगी, आप हल्की बॉल मारोगे उतनी ही हल्की बॉल आएगी। तो इससे हम कहेंगे बो एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसको आप कहाँ देखते हो? ये आपका अप्लाई होता है साइंस के अंदर, जब रॉकेट्स से होते हैं, रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है, तो जो आपका जेट इंजन है नीचे से अपवर्ड की डायरेक्शन पर फोर्स लगा रहा होता है। सही है। ऊपर से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की जानिब यूँ खींच रही होती है। सही है। स्टार्टिंग में ये ज़्यादा फोर्स लगाता है ताकि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा कैंसिल आउट कर सके, तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स थोड़ा ज़्यादा हो यहाँ से। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव, जब एक लेवल पे पहुँच जाता है फिर ये क्या करता है, ये एक यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। लेकिन चूंकि एक दफ़ा इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जब तक ग्रेविटी की हदूद में रहता है उसको कैंसिल करने के लिए फ़ोर्स थोड़ी ज़्यादा लगाता है। लेकिन जब ये स्पेस में चला जाता है वहाँ पे इसको नॉर्मल यूनिफॉर्म मोशन के साथ ये मूव करता रहेगा। वहाँ पे इसको ज़्यादा अपनी एक्स्ट्रा इंजन वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब रॉकेट ज़मीन की हदूद से निकलता है, ग्रेविटेशनल की हदूद से निकलता है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर जो है तकरीबन 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक का एरिया होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही थी। यहाँ पे अप्लाई होने के लिए इसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ताकि जितनी फोर्स ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है उससे ज़्यादा ये ऊपर लगा, ताकि रिजल्टेंट की वजह से ये ऊपर की जानिब मूव करता रहे। लेकिन जैसे ही ग्रेविटी की रेंज से ये निकल जाता है तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, इसको ज़्यादा अपना इंजन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूनिफॉर्म मोशन के साथ ऊपर मूव करता हुआ ये ऊपर मूव करता हुआ ये सूरज की जानिब जाता है, जिन सैयारों की जानिब से मूव करना होता है वहाँ पे ये मूव करता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आई होप कि आपको ये तीनों लॉज समझ में आ गए होंगे।